चलो डेफिनेशंस कर रहे थे हम लोग। डेफिनेशन में अभी हम लोगों ने स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है। अब उसके बाद अगला हाँ टर्म है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। चलो पढ़ो। Non-operative financial holding company means a non-deposit taking NBFC referred to in the guidelines of licensing of new banks in the private sector. Issued by bank, I think RBI, which holds the shares of a banking company and the shares of all other financial services companies in its group, whether regulated by the bank or by any other financial regulator, to the extent permissible under the applicable regulatory ये क्या सर prescriptions. ठीक है। अभी जनरली अगर आप अपने आप को बोलो तो आपको एक बार तो ये लगेगा कि मेरी भी कंपनी यही कंपनी है, कि हम हाँ जल्दी जल्दी में पढ़ा था। कोई बिजनेस तो नहीं करती और हम सिर्फ शेयर्स होल्ड करते हैं अपनी कंपनियों हाँ के। करेक्ट। लेकिन ये जो है ये सिर्फ उन एनबीएफसी को एप्लीकेबल है जो बैंकिंग कंपनियों के शेयर्स होल्ड करती है। यहाँ से विच होल्ड्स द शेयर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, लाइक एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक के ऊपर अगर कोई कंपनी हो जो एक्सिस बैंक के ही शेयर होल्ड कर रही है और उसी के ग्रुप में और जो भी कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस, एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, उनके शेयर्स होल्ड कर रही है, तो वो कंपनी का सिर्फ इतना ही काम है कि वो शेयर्स होल्ड कर रही है, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करती। और शेयर कौन से होल्ड कर रही है? बैंक के और उसके बैंक के। ग्रुप के फाइनेंशियल ओके सर्विसेज की। तो उस कंपनी को क्या ओके। बोलेंगे हम लोग? नॉन नॉन ऑपरेटिव। ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब इसी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर दो तो नॉन ऑपरेटिव मतलब कोई काम नहीं करती, फाइनेंशियल होल्डिंग ओके मतलब बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के शेयर होल्ड करती है। कौन सी? उसी ग्रुप के। ओके क्लियर है? क्लियर है। तो आप अपनी कंपनी को ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी नॉन ऑपरेटिव हो। आपकी कंपनी नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी हो सकती है लेकिन नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती हाँ अगर क्योंकि आपकी कंपनी बैंक के बिजनेस। हाँ, शेयर्स होल्ड खाली नहीं बैंक के करती। और उसके ग्रुप के शेयर्स होल्ड करने चाहिए। क्लियर? हम्म चलो आगे बढ़ो। नेट एसेट वैल्यू। क्लियर। Net asset value means the latest declared net asset value by the mutual fund concerned in respect of that particular scheme. हाँ, अभी आपको अगर याद हो, आप इन्वेस्ट करते हो पैसा कि खा जाते हो सारा? हाँ हाँ, वो नहीं SIP में करती हूँ ठीक बस। है। एसआईपी में शेयर्स में करती हो कि म्यूचुअल फंड में करती हो? आई थिंक वो म्यूचुअल फंड होगा, ठीक शेयर्स है। तो नहीं है। हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो तो आपको यूनिट्स मिलती है। हाँ हाँ वो यूनिट्स किस रेट पे मिलती है? वो नेट एसेट वैल्यू के बेस पे मिलती है। हाँ उधर लिखा रहता है नेट हाँ, भी। सपोज अगर एक यूनिट की नेट एसेट वैल्यू 11 रुपए है तो आप 100 रुपए डालोगी तो आपको 9 शेयर्स मिलेंगे, 9 यूनिट्स मिलेंगी। अब ये नेट हम्म एसेट वैल्यू कैसे डिक्लेयर होती है? हम्म वो जो म्यूचुअल फंड जो भी शेयर्स या सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है हम्म उसकी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो वैसे वो एनएवी हम्म, निकलती है। तो वो कम या ज्यादा होती रहती है कि उनके जो अंडरलाइंग शेयर्स है उसकी वैल्यू अच्छा कम है कि ज्यादा है उसके बेस पे। तो जब भी आप एसआईपी करती हो तो जो ओके। एनएवी जो बैंक डिक्लेयर करता है हर रात हम्म शाम को, उस बेस पे वो पैसा हम्म जो है वो आपको हम्म उतनी यूनिट्स मिलती है। तो कैसा होता है, जब मार्केट चल रही है तो एनएवी अच्छा। ज्यादा होती है तो आपको कम हम्म यूनिट मिलती है, और मार्केट गिर रही होती है तो एनएवी कम होती है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। एसआईपी का कंसेप्ट यही है ओके कि चढ़ती या बढ़ती में ओके एवरेज में आपको मिलता रहता है। तो नेट एसेट वैल्यू ओके क्या होगी? ओके। लेटेस्ट डिक्लेयर्ड नेट एसेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड हर शाम को डिक्लेयर करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर हम्म स्कीम। म्यूचुअल फंड में जब आपने इन्वेस्ट किया तो उसने आपसे पूछा होगा इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है, बैलेंस में डालना है, ब्लू चिप में डालना है। उनकी अलग अलग स्कीम्स रहती हैं हाँ और हर स्कीम की अलग नेट एसेट वैल्यू रहती है, एनएवी बोलते हैं उसको। जैसे अच्छा शेयर्स के केस ओके। में शेयर प्राइस होता है, म्यूचुअल फंड के केस में हम्म एनएवी होती है, एनएवी यूनिट्स की। ओके ओके। तो नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? एनएवी। तो जहाँ पे भी NAV एनएवी बोल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड जो अपनी एनएवी अच्छा डिक्लेयर करता है अपनी स्कीम के लिए। ओके। ठीक है, तो दो डेफिनेशन पढ़ी अभी तक हमने, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग और नेट हम्म एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड के लिए। आगे बढ़ो, नेट बुक हाँ वैल्यू ये क्या है? नेट बुक वैल्यू मीन्स in the case of hire purchase asset, the aggregate of overdue and future installments receivable as reduced by the balance of unmatured finance charges and further reduced by the
provisions made as per paragraph 13, इसको क्या बोलना है सर, of these directions. 13(2). अच्छा 13 हाँ. और इन केस ऑफ लीज एसेट्स, In case of lease assets, aggregate of capital portion of overdue lease rental accounted as receivable and appreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account. ठीक है। अब कुछ भी समझ नहीं आया ना? नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब पढ़ हम क्या दिया बस. है ना, तो इसको हमें अगर समझना है तो कॉपी करें। एग्जाम्पल. ठीक है, नेट बुक वैल्यू। अब इसके लिए आपको एग्जांपल क्या लेना पड़ेगा? ऐसी कंपनी जो हायर परचेज या लीज एसेट पे काम करती है। सो कंपनी है, ओके. कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का वर्ड इंटरप्रिटेशन। कॉपी नहीं दिख रहा. एक सेकंड, न्यू शेयर, स्क्रीन शेयर आया? हाँ आया. ठीक है, नेट बुक वैल्यू को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कंपनी है राइट मूव, ठीक है, और ये बिजनेस है इसका लैपटॉप फाइनेंस। अब दो तरीके से होते हैं, हायर परचेज या लीज। हमने 11वीं में पढ़ा था कि हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग दो तरीके होते हैं। हायर परचेज में क्या होता है कि जो भी पैसा वो देते हैं वो एज ए हायर चार्ज ट्रीट करते हैं जब तक वो पूरी Okay. पेमेंट नहीं हो जाती। तो अगर आपने एक लैपटॉप लिया, उन्होंने HP पे लिया, हायर परचेज पे लिया, 1000 रुपए की EMI बनाई उन्होंने और 40 EMI बनाई। तो जब तक आप 40 EMI पे नहीं करोगे, डोंट पे, तब तक ये अमाउंट वो लोग हायर चार्जेस ट्रीट करेंगे। अच्छा. ओके. अगर आपने डिफॉल्ट किया तो वो असेट लेके चले जाएंगे और बोले जितना पैसा था वो केवल उसका किराया था। अच्छा. पोजेस, तो ये क्या हो गया? तो इस केस में ओनरशिप किसकी है? और दूसरे की, सेलर की, अपनी नहीं है. हाँ. राइट? तो ये होता है हायर परचेज। हाँ. अब इसके केस में अगर नेट बुक वैल्यू निकालनी हो, राइट, और दूसरा केस है लीज वाला, उस केस में सेम चलता है। हजार EMI है, 40 EMI है, लेकिन उसको वो लीज रेंट मानते हैं, लीज चार्जेस। इस केस में असेट आपकी है, तो डिफॉल्ट के केस में वो ओनरशिप की जगह आपको डिफरेंशियल पैसा देना है। आप उसको बेच के भी पैसा दे सकते हो, क्योंकि वो असेट राइट नाउ आपके नाम पे हो जाती है। इस केस में, पहले केस में अगर आप डिफॉल्ट करोगे, वो असेट आपकी नहीं है, तो वो आपको वो वापस करनी पड़ेगी, आगे कुछ भी पे नहीं करना है। नहीं है. लेकिन लीज में वो पहले दिन में ही आपकी होगी। और आप चाहिए तो आप उसको बेच के बचा हुआ पैसा दे सकते हो उनका। दे सकते हैं. ठीक है, अब दोनों केस में नेट बुक वैल्यू कैसे निकालनी? तो उसने क्या बोला, नेट बुक वैल्यू निकालनी है पहले केस में एग्रीगेट ऑफ ओवरड्यू एंड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। सपोज उसने 10 इंस्टॉलमेंट पे की, 3 नोट पेड एंड 27 पेंडिंग है, अभी ड्यू नहीं हुई। तो इस केस में नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? उसने बोला जो ओवरड्यू है और जो नहीं पे हुई है उनका टोटल, तो 3000 प्लस 27,000, पहली दो लाइन, एग्रीगेट ऑफ ओवरड्यू एंड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट रिड्यूस्ड बाय अनमैच्योर्ड फाइनेंस चार्जेस। जो ये 27 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें जितना इंटरेस्ट है, सपोज 4000 रुपये इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लेस जो प्रोविजन इन्होंने नीचे रेगुलेशन 13 में कि अभी डिफॉल्ट हो गया तो कितना आपको उसमें प्रोवाइड करना है डिफॉल्ट के लिए। सपोज 3000 रुपीज डिफॉल्ट के लिए प्रोवाइड करना है, तो इसकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी? 2730 30 माइनस 7, 23,000। तो जो लैपटॉप आप वापिस लोगे उसकी नेट बुक वैल्यू क्या लेंगे वो लोग? 23,000। 23,000. क्लियर है? ऊपर से पढ़ के देखो एग्जाम्पल को, एक के बेस पे।
In case of higher purchase asset, aggregate of overdue and एक future पानी की बोतल भर installment दे बेटा। receivable as reduced by the balance of unmatured finance charges, further reduced by provision made as per paragraph 13. Okay. तो मैंने देखो क्या एग्जांपल लिया, 3 EMI नोट पेड थी, तो 3 EMI का 3000 रुपये लिया। हेलो, हाँ ठीक है, हेलो हाँ 3 EMI का 3000 लिया, फिर 27 ड्यू थी ओके फ्यूचर में, हाँ तो 27,000 फ्यूचर उसका वाला लिया। फिर इस 27,000 में 4,000 हाँ रुपीज इंटरेस्ट कंपोनेंट था, क्योंकि फ्री में हाँ तो कोई देता नहीं ना, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं EMI में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। 3000 पैराग्राफ 13। हाँ, वो उसमें जो प्रोविजन है, जब हम आएंगे तो प्रोविजन में क्या लिखा है वो उतना, तो इसके हिसाब से बुक वैल्यू क्या निकली, 23,000 रुपीज। आपके केस में 23,000 ये एप्लीकेबल होगा आपकी कंपनी में? ये वाला नहीं ना? नहीं क्यों? क्योंकि आप हायर नहीं परचेज या लीज का काम नहीं करते हो, नहीं करते हाँ तो इसलिए हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, मास्टर सुनने का, जो ठीक चीज है अपने से रिलेटेड है उसका पोस्टमार्टम करने का, कि भाई इसमें ठीक है सर अभी दूसरे केस में क्या बोला उसने, सेकंड में लीज एसेट में aggregate of capital portion of overdue lease rental accounted as receivable. ओवरड्यू लीज रेंटल कितना हुआ यहाँ पे? 3 इंस्टॉलमेंट थी ओवरड्यू इन 2000, 3000 का था प्रिंसिपल, 3000। आवाज आ रही है? मेरे लगा सिग्नल गया। हेलो, आवाज बीच बीच में वॉइस कट जाती है। हाँ अभी ठीक है। सो लीज एसेट के केस में जो 3 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू थी वो कितने की थी? 3000 रुपीज। 3000 इसमें से जो लैपटॉप की प्रिंसिपल अमाउंट थी जो उसके लिए सपोज 400 इंटरेस्ट छोड़ दो, 2600 रुपये थी, ठीक है, और लैपटॉप की डेप्रिशिएटेड वैल्यू अभी 23,000 है 1 साल बाद, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 25,600। तो इस केस में वैल्यू ये रहेगी। कैसे? ये है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, बुक्स में हम डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करते हैं हर साल, तो जब ये डेप्रिशिएशन प्रोवाइड किया तो ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, और ये कैपिटल पोर्शन हो गया एसेट का इंटरेस्ट छोड़ के। क्लियर है? ओके समझा मेरे को? अगर क्लियर है तो क्लियर है। समझा? हाँ क्लियर है तो समझाओ। हायर परचेज वाला 3 इंस्टॉलमेंट, ऊपर से रेगुलेशन पढ़ो और मुझको समझाओ क्या क्या। 27,000 अच्छा ओके। In the case of higher purchase asset, the aggregate of overdue and future installment receivable as reduced by the balance of unmatured finance charges. तो हम सोचेंगे कहेंगे वो 3 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, फिर फ्यूचर का इंस्टॉलमेंट 27,000 ऐसा सोचना है, फिर उसके बाद रिड्यूस बाय बैलेंस अनम्यूचुअल फाइनेंस इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल, सॉरी कहाँ गई ये, अनम्यूचुअल फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट कुछ तो एक्रूड हुआ होगा ना, तो 27,000 में जितना 4,000 इंटरेस्ट है वो माइनस कर दो। हाँ 27,000 में जितना इंटरेस्ट है वो माइनस कर दो। देन उसके बाद फर्दर रिड्यूस बाय द प्रोविजन मेड अंडर द पैराग्राफ 13 एग्जांपल 3000 ले लो। तो उसमें क्या होता है? तो पूरा कैलकुलेट किया तो 23,000 आया। प्रोविजन बोलते हैं। और बी में अच्छा डाउटफुल डेट वाला लीज पे, लीज एसेट में क्या वर्ड है? इन द केस ऑफ लीज एसेट एग्रीगेट ऑफ कैपिटल पोर्शन ऑफ ओवरड्यू लीज रेंटल अकाउंटेड एज रिसीवेबल। आवाज जा रही हेलो थी? एक सेकंड सर, मेरा अभी ठीक है? खा तो नहीं गई उसको ईयरफोन को?
नहीं सर, हम्म ऐसा हो जाता है, नहीं खाते नहीं, खाते उसकी तारें कट जाती है। अभी भी नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। ओके, तो aggregate of capital portion of overdue lease rental accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account. ठीक है, तो ये पहला पोर्शन है, ये कैपिटल पोर्शन, और लैपटॉप की डेप्रिशिएटेड वैल्यू, depreciated value. ये दो पोर्शन को मिला के हाँ, नेट बुक वैल्यू depreciated. बनती है। ठीक है, हाँ. आपको अभी यूज नहीं है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझ के रख रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए ज्यादा इसकी जरूरत नहीं लेनी। जब आप इस कंपनी में जाओगी कल को, तब आपको इसको तब स्टडी देखेंगे। करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट पता होना ठीक चाहिए। है। हाँ हाँ, चलो, ऑन फंड क्या होता है, तो हर जगह यूज होता ओन है। फंड। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट हाँ, करना है, क्योंकि आपको हर जगह लगेगा कि आपका ऑन फंड मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़ होना चाहिए, 300 करोड़ होना चाहिए। तो ये जो कुछ भी लिखा है ना, हाँ, इसको एग्जाम्पल से पढ़ो। हम्म, ठीक है। ऑन फंड, ठीक है, एनबीएफसी में ऑन फंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए ओके, बैलेंस शीट हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। कौन सी कंपनी की? अच्छा, राइट मूव। इच्ची लिमिटेड। ओके, तो ये तुम्हारी कंपनी है जिसकी हम लोगों ने बैलेंस शीट कॉपी कर ली। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, लायबिलिटीज, टोटल हो गया इसका सब है। 11, एक मिनट, 11 और 3 14 और 2 16, 16 लाख की बैलेंस शीट है। और फिक्स एसेट में 11 3 14 15 16, 16 लाख की बैलेंस शीट है। तो इसके एग्जांपल के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले एक बार ऑन फंड पढ़ दो कि क्या होता है, फिर कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। ठीक है। ऑन फंड मीन्स पेड अप इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर which are compulsory convertible into equity, free reserve, balance in the share premium account, okay, and capital reserve representing surplus arising out of sale proceed of asset. फिर exclude करना है reserves created by revaluation of asset, okay, as reduced by accumulated loss balance, book value of intangible asset and deferred revenue expenditure if any. ठीक है, थोड़ा अब थोड़ा इसमें तो से जो समझ गई, बाकी पता नहीं। प्रेफरेंस में कन्वर्टिबल 50,000 और अदर्स 50,000 जो नॉन कन्वर्टेबल है। उसके बाद करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट 50,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000। ठीक है, अभी आपकी एक टिपिकल बैलेंस शीट है, आप अपनी बैलेंस शीट उठा रही हो जिसमें ये सब लिखा हुआ है। फिर रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम 50,000 और कैपिटल रिजर्व 50,000। ओके, अब मेरे को कैलकुलेट करके बताओ ऑन फंड की कैलकुलेशन में क्या क्या लेना है। मेरे को सिर्फ फिगर बोलती जाओ, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। पहले क्या लेना है, कितनी अमाउंट लिखूं? पहले इक्विटी कैपिटल लेना है, कितना लिखूं? 1 लाख। ओके, फिर कन्वर्टेबल वाला 50,000। 50,000, फिर शेयर प्रीमियम 50,000। बीच में कुछ खा गई, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व 1 लाख, फिर 1 लाख। फिर शेयर प्रीमियम 50,000, 50,000, फिर एक्सक्लूड माइनस ये वाला रिवैल्यूएशन वाला कैपिटल रिजर्व खा गई। 9 सर, आवाज आ रही है तेरी बीच बीच में, माइक खा रही है। एक्सक्लूड कैपिटल रिजर्व का इधर, कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कितना? 50,000, 50,000 ओके, फिर माइनस रिवैल्यूएशन 9 लाख। पर हमने इंक्लूड ही नहीं किया, तो माइनस क्यों करेंगे? फिर उधर दिया है ना। हाँ, पर एक्सक्लूडिंग ना, अगर हम टोटल रिजर्व इंक्लूड कर लेते थे तो माइनस करना पड़ता है, इसमें तो हमें इसको नहीं लेना है। अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टूड। और इसको माइनस क्या करना है, क्या क्या माइनस करना है? अभी
एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी ले ले, चल Valuation of लॉसेस asset. 30,000 और ये हम्म 20,000। बोलो अभी क्या माइनस करना है इसमें से? हाँ, ये accumulated loss 30,000, हम्म intangible asset 50,000, हम्म deferred revenue expenditure तो नहीं है, या है ना, है? 20,000 नहीं है, है ना। है क्या? deferred reserve 20,000. तो क्या बन गया ऑन फंड की कैलकुलेशन में? Equity plus अब convertible. अभी देखो, ये हमने सब फिगर लिखी ना, अब ऊपर की डेफिनेशन पढ़ो, देखो आपको सब समझ आ रहा होगा आपने क्या जोड़ा क्या नहीं जोड़ा। ऑन फंड मीन्स Paid up equity capital plus convertible preference convertible वाला plus free reserve plus share premium and capital reserve also. Then उसमें से माइनस करना है अगर रिवैल्यूएशन अगर आपने टोटल रिजर्व लिखते टोटल 11 लिया लाख होता जोड़ते थे तो वही आपको 2 लाख वही माइनस करना था। हाँ अगर आपने लिया माइनस ही नहीं है करना तो आपने पड़ता उसको था, इंक्लूड नहीं किया, छोड़ दो। एक्सक्लूड कर दिया। हाँ, हाँ एंड माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, माइनस इंटेंजिबल एसेट बुक वैल्यू माइनस, ठीक एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कुछ है तो माइनस। है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, तो ये 2.5 लाख हो गया। अब एक एनबीएफसी बनने के लिए कितना चाहिए मिनिमम नेट ओन फंड? मिनिमम नेट ओन फंड 2 करोड़। ठीक है, तो हम एलिजिबल नहीं है ना इसके लिए। नहीं है। तो जब आपने नेट ओन की कैलकुलेशन करी तो आपको इस डेफिनेशन का ध्यान देना है। हाँ। राइट, तो आप अपनी कंपनी की ऑन फंड कैलकुलेट कर सकती हो खुद ही कि हाँ। सीए की जरूरत है? नहीं, एनबीएफसी वाला कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए। हाँ, समझे ना। अपनी बैलेंस शीट हाँ। लेने की 31 मार्च की और खुद ही हाँ। कैलकुलेट करके देखने है कि हमारा नेट ऑन फंड कितना है। हाँ। कल बताना मेरे को कि मैंने किया। ऑफिस जाके बैलेंस शीट से निकाल के देखो कि आपका एज ऑन 31 मार्च 21 कितना ऑन फंड है। ठीक है। नेटवर्क का इशू आ रहा है बाबू। ओके, डन। चलो पब्लिक सर एक डिपॉजिट बार कट करके कॉल करूँ? नहीं, चलने दे अभी, एक चलेगा। चलो पब्लिक डिपॉजिट बोलो। अच्छा, नहीं वॉइस पब्लिक खाली डिपॉजिट। दूर मत रख, पब्लिक डिपॉजिट। दूर रख रही है तो कट रहा है, या फिर खा रही अच्छा अच्छा, खा रही ठीक होगी है। तब कट रहा है। हाँ, पब्लिक डिपॉजिट लिखो। सर ठीक है। Public deposit for the purpose of the direction shall have the same meaning as defined in the NBFC, non-banking financial companies acceptance of public deposit, Reserve Bank Direction 2000. ठीक है, तो जो ये रेगुलेशंस में इन्होंने पब्लिक डिपॉजिट को डिफाइन किया होगा, जनरल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट जनता से पैसा लेना। हाँ हाँ। लेकिन टेक्निकल वर्ड क्या है? अगर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना आ ही जाए कि हमें बताओ कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो पब्लिक डिपॉजिट को डिफाइन किया है वो डेफिनेशन पे जाना है। हमको क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि हम अच्छा। डिपॉजिट टेकिंग नहीं है, लेकिन हम एक बार पढ़ेंगे बाद में इसको। क्या पता आपने लेके रखा हो पब्लिक ओके। डिपॉजिट और आप बोल रही हो मैंने डिपॉजिट नहीं लिया हुआ। हाँ, फिर पता चलना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको ओके। जाके। पब्लिक फंड क्या होता ओके। है? Public funds. Public fund include funds raised either directly or indirectly through public deposits, intercorporate deposits, bank finance, and all fund received from outside source such as funds raised by issue of commercial paper, debenture, etc. But exclude fund raised by issue of instruments compulsory convertible into equity share within a period not exceeding 5 years from the date of issue. ठीक है, अभी पढ़ने में सब गोलमोल हो जाएगा, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। बड़ी चीजों को कैसे पढ़ने का? ब्रेक डाउन करके पढ़ने का। ओके। हाँ, नहीं अगर पढ़ जाते हैं फिर समझ नहीं आता। उस टाइम समझ आया था लेकिन बाद में कुछ याद नहीं रहता। याद रखना हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। तो सबसे ठीक है। पहले क्या कह रहे हैं? इंक्लूड फंड्स रेज्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू। ये तो पहली डेफिनेशन होगी
कि पब्लिक फंड क्या है? सर ये फंड थोड़ा हम्म, जूम कर दीजिए ना, एक सेकंड, थोड़ा जूम। ये लो। हाँ हाँ। क्या पास की नजर खराब हो गई है मेरी? नहीं, ये मेरे को इतना छोटा दिख रहा है मोबाइल फोन में। अच्छा, मोबाइल पे कर रहा। हाँ, हाँ। ये क्या है? कस्टमाइज स्टेटस बार। हाँ, पब्लिक फंड इंक्लूड्स फंड्स रेस्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? पहला है पब्लिक डिपॉजिट। टू पब्लिक पब्लिक डिपॉजिट कहाँ डिपॉजिट। डिफाइन है? वो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन में। ओ। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, हम्म बैंक फाइनेंस, हम्म all हम्म funds received from outside sources such as debentures, excluding हम्म। fund raised by। अब बोलो, अब पढ़ने में इजी है, हाँ, बताओ क्या कह रहा public deposit, okay. Intercorporate deposit, bank finance, all other funds received from outside sources, such as funds raised by issue of commercial paper, debenture, etc. But exclude funds raised by issue of instrument, compulsory convertible equity share within a period not exceeding 5 years from the date of issue. ठीक है? तो अगर आपने कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, सपोज आपने कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किया जो 5 साल में इक्विटी हम्म। में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हाँ, पब्लिक फंड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके नहीं अलावा आपने आएगा। बैंक से पैसा लिया, कॉर्पोरेट से पैसा लिया, पब्लिक से पैसा लिया, और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर से पैसा लिया, डिवेंचर 5 साल के बाद कन्वर्टिबल है, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? पब्लिक फंड। ओके। बैंक फाइनेंस मतलब बैंक से बैंक से लोन लोन लेना, लेना हाँ बैंक से लोन वाला, लेना। हाँ, जो आप उस बैंक से लोन लेते हो ना, डिपॉजिट बोलते सैंक्शन हैं। लेटर, वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं हम्म। है, पब्लिक फंड्स है। पब्लिक फंड पब्लिक डिपॉजिट से बड़ी टर्म्स है। तो मतलब हम पब्लिक फंड ले सकते हैं? नहीं, वो तो अभी आगे आएगा ना, हम तो अभी खाली मीनिंग देख रहे हैं कि व्हाट इज पब्लिक फंड, व्हाट इज पब्लिक अच्छा डिपॉजिट। अच्छा। अभी आपने पहले ऊपर पढ़ा ठीक। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, उसने बोला जो डिपॉजिट में डिफाइंड है। हाँ। लेकिन फिर उसने बोला पब्लिक फंड, तो पब्लिक फंड इंक्लूड्स पब्लिक डिपॉजिट, उसके अलावा भी 3-4 चीजें और इंक्लूडेड है। तो पब्लिक फंड हम्म पब्लिक डिपॉजिट से बड़ी वर्ड है। अभी हम्म। नॉर्मल में जब आप पढ़ोगे तो पब्लिक फंड पब्लिक डिपॉजिट आप इंटरचेंजेबली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे उसने ओके। डिफाइन किया कि पब्लिक डिपॉजिट और पब्लिक फंड दो अलग अलग वर्ड है। पब्लिक फंड की जब बात आएगी उसमें पब्लिक डिपॉजिट प्लस आईसीडी प्लस बैंक फाइनेंस प्लस अदर सोर्सेज से फाइनेंस, एक्सक्लूडिंग हम्म कन्वर्टिबल का इंस्ट्रूमेंट जो 5 साल में वो छोड़ने का। हम्म। क्लियर है? ठीक है। बिना देखे बोल के बता, पब्लिक फंड क्या अच्छा, होता है? पब्लिक फंड। अच्छा, पब्लिक फंड इंक्लूड पब्लिक डिपॉजिट, बैंक फाइनेंस, हम्म इंटर कॉर्पोरेट वाला डिपॉजिट एक्सक्लूड करना है, वो कंपलसरी कन्वर्टेबल इक्विटी वाला बट लेस देन 5 ईयर होना चाहिए। हम्म। और अगर वो मोर देन 5 ईयर गया तो वो तो पब्लिक फंड है। तो देखो इशू अभी ऑफ कमर्शियल पेपर और हाँ, डिवेंचर एक लाइन आप एक्सेट्रा। छोड़ोगे, ठीक है? पर क्लियर हुआ अभी पब्लिक फंड? हम्म, क्लियर है पब्लिक फंड क्या है? अगर मैं बोलूँ कि आप पब्लिक फंड आपकी कंपनी में है कि नहीं, तो आप बोलोगे है कि नहीं? हेलो, 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 हेलो। हेलो। कहाँ गई? हाँ, अब सही है। अब आ रही है आपकी आवाज। तो अभी क्या बिना आवाज के कर रही थी तू इधर से? नहीं मतलब अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी ना। हम्म, हम्म ट्रैफिक में फंस गई होगी। हम्म। ठीक है, अभी पब्लिक फंड क्लियर है। आपकी कंपनी में पब्लिक फंड्स है क्या? हाँ सर, अभी मेरे को वही डर लग रहा है, मतलब बैंक फाइनेंस को भी पब्लिक फंड बोल रहे हैं, तो हम नहीं ले सकते क्या लोन? नहीं, वो आगे पता चलेगा ना क्या ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते। अच्छा, वैसे तो नहीं है बट ठीक है, अगर क्वेश्चन रेज तो हो रहा है मेरे को। हाँ, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब अपने ग्रुप कंपनी अगर दूसरे, पैसा हाँ, दे रही है तो? जब आप डीपीटी 3 भरते हो तो उसमें आईसीडी में दिखाते हो ना कुछ, तो कि हमने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लेके रखे हैं या दे के रखे हैं। नहीं नहीं लिए फिर तो। डीपीटी 3 में आता है ना कंपनी टू कंपनी लोन जो रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। पर वो तो ग्रुप कंपनी होती है ना, पर हमारी वो भी खुद की आईसीडी कंपनी है। आईसीडी कहलाता है। ओह ओके।
बैंक के लोन होंगे बाकी दो तो नहीं है। बैंक के लोन होंगे, आईसीडी होंगे। डिबेंचर अगर इशू किया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ क्लियर? बढ़े क्लियर। आगे बढ़े। घबरा मत, हम्म वो तो ये तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, मीनिंग क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। अब लॉ में क्या लिखा है उसके बारे में ले सकते नहीं ले सकते, जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे तब हम एनालाइज करेंगे हाँ कि अपन ने कोई कंप्लायंस करी कि नॉन कंप्लायंस। पर्पस क्या है ये पढ़ने का? देखो, अभी आपको, आप सब काम कर रही हो, लेकिन आपको ये हम्म नहीं पता कि वो काम सही है कि गलत है। आप हाँ बोल रहे हो, जब तक नोटिस नहीं आया जो मैं कर रही हूँ ठीक हूँ, लेकिन अगर आज आपने ये सारे प्रोविजंस पढ़ डाले तो आपको हम्म पता है कि क्या होना चाहिए। अगर आप वैसे ही कर रही हो तब आप 100% श्योर होगी कि मैं कंप्लाइड हूँ। हम्म और अगर कहीं पे होगा तो फिर आप मैनेजमेंट की नज़र में लाओगी प्रोविजन दिखा के कि देखो ये प्रोविजन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं, इसको ठीक करो। ठीक है। चलो, सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है? हाँ, subordinate debt means an instrument which is fully paid up, is unsecured and is subordinate to the claim of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of supervisory authority of the non-banking financial company. The book हम्म value of such instruments shall be subjected to discounting as provided hereunder. हम्म अच्छा, ये है। Remaining maturity of the instrument, rate of discount up to 1 year 100, more than 1 year up to 280, more than 2 up to 360, more than 3 up to 440, more than 4 up to 520. To the extent such discounted value does not exceed 50% of Tier 1 capital. ठीक है। अब ये मैं तो पता, Tier 1 capital पे फिर। ये क्या होता है मुझे नहीं पता, टायर वन क्या होता है। अच्छा, Tier 1 में सिर्फ ओन फंड वाला कॉन्सेप्ट रहता है और एक हम्म Tier 2 है जहाँ पे हम लोग मतलब ओन फंड के अलावा भी फंड आते हैं ना, हम्म वो इंक्लूड आता है उसमें। ठीक है, इसको टुकड़ों में बांटे जरा। हम्म तो सबऑर्डिनेट क्या होता है ये भी पढ़ा होगा ना तूने? नहीं, ये तो मेरे को नहीं आया कॉन्सेप्ट में। एनबीएफसी में ही काम कर रही है ना? सर अभी पैदा हुई हूँ मैं 9 नवंबर को। अभी तो बर्थडे था, मेरे भाई का भी बर्थडे उसी दिन। हाँ। नाइन हाँ 9 नवंबर 2021 को पैदा हुई है मेरी एनबीएफसी। अच्छा, मुझे लगा तू पैदा हो गया। नहीं नहीं, मैं तो 12 जून को हुई हूँ। अच्छा, अभी तो पब्लिकली बोल रही है, देख अभी यूट्यूब पे तेरे को बर्थडे विशेस आएंगे 12 जून के। चल, ठीक है, अब इसको हम हम्म थोड़ा ब्रेक करते हम्म हैं। सबऑर्डिनेट डेट हाँ मींस एन इंस्ट्रूमेंट। अभी हम्म इसको चेक करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए चलेगा क्या ये? प्रेफरेंस शेयर, हम्म हम्म प्रेफरेंस शेयर्स, उसके ऊपर ये सारे टेस्ट पूरे हम्म होते हैं क्या? विच इज फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप ओके। होता है। हम्म रिडीमेबल इन 10 years, हाँ, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल अच्छा नहीं, ठीक है। ठीक है। नॉर्मल प्रेफरेंस ओके शेयर, ये फुल्ली पेड अप ओके। है, अनसिक्योर्ड है है। ये सबऑर्डिनेट टू है द क्लेम ऑफ अदर क्रेडिटर, अगर इसकी पेमेंट क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद होती है कि नहीं? अ, होती है, नहीं होती, प्रेफरेंस बाद शेयर में होती है वो तो, एकदम बाद में। है ना, तो ये थर्ड पॉइंट भी इस पे लग रहा है। हाँ, इज फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रेफरेंस है। शेयर, शेयर सब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। हाँ इज हाँ, नॉट रिडीमेबल एट द स्टांस ऑफ द होल्डर, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इज नॉट अर्ली रिमेन एट द अर्ली रिडम्पशन नॉट अलाउड, हाँ मतलब 10 ईयर पे ही होना है। नॉट अलाउड। हम्म तो ये भी हो गया, नॉट रिडीमेबल एट द हम्म स्टांस ऑफ द होल्डर, हम्म और विदाउट द कंसेंट ऑफ सुपरवाइजर। बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा करो। हम्म इतना कर दो। हम्म और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सुपरवाइजरी अथॉरिटी कौन होती है एनबीएफसी की? आरबीआई। आरबीआई। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ये कंडीशन पूरी कर रहा है, हम्म तो उसको हम क्या हम्म बोलेंगे? सुबॉर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट अगर कंप्लाई किया तो। क्या ठीक है, कंप्लाई करना है?
एक तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए, अर्ली स्टेज पे रिडीमेबल नहीं होना चाहिए और अथॉरिटी के कहने के बाद ही करना है जो भी करना है। और फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस होनी चाहिए। हाँ, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव क्लास भी होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू बुक्स में कैसे डिटरमाइन करनी है, अगर उसको हमें कैलकुलेशन करना है? कहीं पर इन्होंने बोला होगा कि आपकी कंपनी की टायर 1 कैपिटल में ये होना चाहिए, टायर 2 कैपिटल में ये होना चाहिए, उसमें सबॉर्डिनेट डेट भी अलाउड है। तो वो बोलता है लेकिन जब डेट अलाउड करेंगे तो ये डिस्काउंट देके करेंगे। दैट मीन्स ओके। अगर आपके पास एग्जांपल में हम्म, 1 हम्म। लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है हाँ। जो अभी 1 साल में रिडीम होने वाले, हाँ। तो उसकी वैल्यू क्या पकड़नी है, कितना डिस्काउंट दे दूं इसमें? एक तो हाँ? 100%। तो 1 लाख माइनस 1 लाख, इसकी वैल्यू कितनी पकड़नी है मेरे को, जी राइट? 0। और 2 ईयर रिडीमेबल है तो 1 लाख माइनस 80%। डिस्काउंट दे रहे हैं ना हम, डिस्काउंट मतलब उतनी पैसे कम कर रहे हैं उसमें से, तो 20,000। हाँ हाँ हाँ। अगर मोर देन 4 ईयर 5 साल तक का है तो 5 साल तक का है तो 20%। तो 5 ईयर्स का है। अभी कहाँ पे यूज होगा वो हम देखेंगे, लेकिन उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी पकड़नी है सुबॉर्डिनेट डेट की कैलकुलेशन के लिए, लेस 50,000, तो ओके। 50,000 रुपीज पकड़ना है। क्लियर? तो क्लियर। इस डेफिनेशन में उसने क्या बोला, उसने दो चीजें बताई। एक, सबसे पहले सुबॉर्डिनेट डेट होता क्या है। तो जहाँ कहीं पे भी सुबॉर्डिनेट डेट आएगा तो हमको ये चेक करना है कि जो 4-5 कंडीशन है वो इंस्ट्रूमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट वो कंडीशन पूरी कर रहा है तो सुबॉर्डिनेट डेट, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेशन में कितनी लेनी है, तो वहां पे उसको ओके। देखना पड़ेगा कि उसकी मैच्योरिटी कितनी बची हुई है, ओके। और जितनी बची हुई है उसकी वैल्यू में से उतनी माइनस कर देने की अमाउंट। ठीक है। ये टायर 1 टायर डेट 2 और या किसी डिस्काउंट। कैलकुलेशन में ये यूज होगा। तो वहां ठीक पे है। लिखा होगा कि सबऑर्डिनेट डेट टू बी इंक्लूड एज पर द डिस्काउंटेड प्रोवाइडेड इन डेफिनेशन। क्लियर है? क्लियर है। तो अभी हम आगे नहीं बढ़ते, पहले ये बताते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा। अच्छा। बोलो, ये पढ़ा आपने? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो सिर्फ बैंकों में शेयर होल्ड करती है, ओनली बैंक्स में और उसकी और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। जो फाइनेंशियल सेक्टर में एंगेज है। हाँ हाँ, फाइनेंशियल में एंगेज्ड है। हाँ। ठीक है। उसके बाद नेट हाँ। एसेट वैल्यू क्या थी? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू वो होती है जो म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करता है अपनी यूनिट्स की। अपनी अपनी, हाँ, यूनिट्स की अंडर द सम स्कीम्स। नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू में दो केस है, एक हायर परचेज एक लीज परचेज, सॉरी लीज एसेट। ठीक है, जिसमें हमने लैपटॉप का एग्जांपल हाँ दिया था। वही। हाँ। ओन फंड क्या होता है? ओन फंड में तो अपना पेड अप कैपिटल और एक और था यार, ठीक है, पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल होता है, देन फ्री रिजर्व, फिर उसमें माइनस करना है रीवैल्यूएशन, और भी है सर, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा सामने अभी। देख, जल्दी स्क्रीन जल्दी। स्क्रीन पे दिख रहा हाँ दिख रहे दिख रहे। है, बोल दे देख के। ओपन बुक ठीक एग्जाम है, है, टेंशन तो क्यों ले? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल वाला, फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम बैलेंस, कैपिटल रिजर्व जो आउट ऑफ सेल से हमको सरप्लस मिला है वो कैपिटल रिजर्व, देन उसमें माइनस करना है रीवैल्यूएशन एसेट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस, बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड डिफर्ड रेवेन्यू ठीक एक्सपेंडिचर है, इफ एनी। माइनस नहीं करना, उसको एक्सक्लूड कर देना है रिवैल्यूएशन रिजर्व को, उसको काउंट ही नहीं कर, इसको इग्नोर कर हाँ देना है। मतलब काउंट ही नहीं करना हम। जैसे एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है। उसको नहीं काउंट करते ना, कि हाउ मेनी फ्रेंड्स यू आर हाँ हैविंग, तो हाँ, पहले इंक्लूड करके होना ना माइनस होना नहीं करते, बराबर है, हाँ, तो उसको हम गिनते ही नहीं। गिनना ही तो नहीं है, कहीं पे भी ठीक है। जब रिवॉल्यूशन रिजर्व आए तो उसको एक्स बॉयफ्रेंड से कंपेयर करना, तो उसको हम नहीं लेते कहीं पर भी। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट और ये याद रहेगा। हाँ, ठीक है, नेटवर्थ में यूज होता है, व्हाट इज योर नेटवर्थ, तो उसमें एक्स बॉयफ्रेंड हाँ माइनस होता है। ठीक है। पब्लिक ओके। डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट वो जो मतलब वो पब्लिक डिपॉजिट के डायरेक्शन में नहीं दिया है लिखा वो। हुआ है, पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड इंक्लूड्स पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, बैंक फाइनेंस, वो
इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर एंड डिबेंचर, उसमें एक्सक्लूड करना है अगर हमने 5 ईयर्स से लेस डिबेंचर दिया है तो कन्वर्टिबल उसको पब्लिक फंड नहीं बोलेंगे। हाँ, कन्वर्टिबल कन्वर्टेबल, दैट शुड बी कन्वर्टेबल। सबऑर्डिनेट डेट सबऑर्डिनेट डेट मतलब अपना ऐसा प्रेफरेंस शेयर वाला ले लो जो फुल्ली पेड अप हो, रिस्ट्रिक्टिव ना हो, अनसिक्योर्ड हो, और लेस देन 5 ईयर वाला भी है क्या इसी में? नहीं नहीं सॉरी, वो इंक्लूड हो गया। देख के पढ़। हाँ हाँ, इंस्ट्रूमेंट विच इज फुल्ली पेड अप, अनसिक्योर्ड, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव, नॉट रिडीमेबल इंस्टेंस ऑफ द होल्डर। अच्छा, एंड विदाउट परमिशन ऑफ द सुपरवाइजरी अथॉरिटी। और बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी? बुक वैल्यू निकालनी है तो वन ईयर तक है तो 100%, 2 है तो डिस्काउंट 80, देने का। 3 है तो 60, डिस्काउंट देना है मतलब। हाँ। और टायर 1 है तो इट शुड नॉट एक्सीड 50%। नहीं, डज नॉट एक्सीड 50% वन ऑफ टायर 1। तो ये जो है हाँ, सबऑर्डिनेट की डिस्काउंटेड वैल्यू करने के बाद भी टायर 1 कैपिटल से ज्यादा 50% से ज्यादा नहीं हो सकते आपके सबऑर्डिनेट। नहीं हो सकती। हाँ, ये मतलब है ना, टू द एक्सटेंट सच डिस्काउंटेड वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ टायर 1। 50% ऑफ टायर 1। ठीक है। कौन सा टायर? ठीक है, एमआरएफ। 1। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोलो। Substantial interest means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the share of a company, the amount paid up on which exceed 10% of the paid up capital of the company, or the capital subscribed by the partner of a partnership firm. ये मेरे को पढ़ने में आ गया था, आ गया था मतलब? एप्लीकेशन के टाइम पे। अच्छा, पढ़ा था आपने? तो एक्सप्लेन करो मेरे को क्या होता है। मैंने नहीं पढ़ा था एक्चुअली, जब हमने एप्लीकेशन दिया था ना तो उसमें हाँ। मेरे से एक कंपनी मिस आउट हो गई थी। हम्म तो पता नहीं आरबीआई को कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम्म आपका जो जो एप्लीकेंट कंपनी है उसका जो मेन प्रमोटर है हम्म 10% से ज्यादा किसी और कंपनी में भी ही इज होल्डिंग शेयर्स, हम्म तो दैट्स कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और वो कंपनी भी आपकी ग्रुप कंपनी ही कहलाएगी करके बोला। हम्म तब ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, बोलो। होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बाय किससे? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल उनके वाइफ से या तो उनके माइनर चिल्ड्रन चाइल्ड। से। मैं ध्यान दे, हम्म माइनर चाइल्ड है। हम्म 18 साल से ऊपर का बच्चा नहीं। हम्म फिर सिंगली और टेकन टुगेदर इन द शेयर ऑफ द हम्म कंपनी। हम्म फिर अमाउंट पेड अप ऑन विच एक्सीड 10% 10% पेड अप कैपिटल ऑफ दैट ऑफ कंपनी। दी। दो टुकड़े हैं, पेड अप कैपिटल कंपनी और कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय ऑल। हम्म ऐसे पढ़ो इसको। बोलो। मीन्स मीन्स इंडिविजुअल और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड। अकेले या मिलके अगर किसी कंपनी के शेयर्स में हाँ। जो होल्ड कर रहे हैं पेड अप कैपिटल का 10% से ज्यादा, या हम्म पार्टनरशिप है तो पूरी कैपिटल का 10% से ज्यादा, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। एग्जांपल। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी भी एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल ले लो। राइट मूव है जिसमें गौरव है, उसने राइट मूव की कैपिटल है 1 लाख और मेरे पास शेयर्स हैं, होल्ड शेयर्स 50,000। तो क्या मैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हुआ मेरा इस कंपनी में? यस, और ये 50% है ना। हाँ, और यही राइट मूव एलएलपी हो। इसमें शेयर्स नहीं होंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा। तो कैपिटल 1 लाख है और मेरे पास मेरा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो है 50,000। हाँ, राइट। तो वो भी अप टू 50 तक गया। हाँ। हाँ, अब ये मैं अकेला भी होल्ड कर सकता हूँ, या मैं, वाइफ और हमारे बच्चे, हमारे तो 40 बच्चे हैं। हमारे तो डॉग्स ही है ना, मियाँ बीवी और 40 डॉग्स। ओके। उनके नाम पे भी शेयर्स ले लेता हूँ एक एक। हम्म ठीक है, तो ये समझेगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ, समझी। तो अगर कोई ये देखना हो कि आपका किसी कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको इतना ही देखना है कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है और आपके पास उसके कितने शेयर है, आपने उसकी कैपिटल में कितना पैसा लगाया है। अगर वो कितना लगाया 10% है? से ज्यादा है
तो आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, यस। तो अगर आपने किसी को 10% से ज्यादा खिला दिया तो अभी 5 लोग हैं, एक पे आपने 500 खर्चा, आपके पास एक 10,000 रुपए थे, एक के ऊपर आपने 2,000 खर्चा, तो किसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? एक में कितना? 5,000। अभी आपके 2 फ्रेंड है, एक को आपने 2 5,000 है। का, हाँ, एक को 5,000 का गिफ्ट दिया, एक को 500 का ही दिया, और थे वो आप 5,000 वाले में। ठीक है, तो उसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हाँ, ठीक है, और वो किस बेस पे बोला है? ठीक है। 10% से ज्यादा के बेस पे। 10% से, यस। हम्म, ठीक है, अब आ जाओ सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। ये सुबह शाम अपन सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक, तो क्या होती है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी? बोलो। हाँ, systematically important non-deposit taking non-banking financial company means a non-banking financial company not accepting, not holding public deposit and having total asset of rupees 500 crore and above as shown in the latest audited financial लेटेस्ट कहाँ लिखा है? balance sheet. लिखा है ना? पढ़। In the last, okay. In the last audited balance sheet. Last ठीक है, audited मतलब every year देखना है. हाँ, Okay. तो अभी आप दिसंबर में खड़े हो, तो आपकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट कब की होगी? March ठीक है, 31 मार्च को अगर आपकी 2021. टोटल असेट्स 500 करोड़ से ज्यादा की है हम्म, तो आप सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट, और अगर नहीं है तो बन आप जाएंगे नॉन 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 सिस्टमेटिक। लेकिन सिस्टमेटिकली। एक कंडीशन पूरी करनी है कि आपको नॉन डिपॉजिट टेकिंग होनी चाहिए। और कौन से डिपॉजिट? हाँ, पब्लिक डिपॉजिट। और पब्लिक डिपॉजिट कहाँ पब्लिक कहाँ डिपॉजिट। डिफाइंड है? पब्लिक डिपॉजिट के डायरेक्शन में। अब कल को आपकी मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ये पब्लिक डिपॉजिट का हमें बताओ क्या होते हैं, तो जनरल बोलने की जगह, सर जो पब्लिक से लेते की जगह वो डेफिनेशन दिखाओ, और उसके हिसाब से वो उनको बताओ कि इसमें से अगर कुछ भी लिया है तो ये पब्लिक डिपॉजिट है। हाँ, राइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज राइट। हर जगह यही वर्ड यूज हो रहा है, नोट होल्डिंग एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। तो हमें पता हम्म। होना चाहिए, तो अपन एनालाइज करेंगे उसको बाद में कि पब्लिक डिपॉजिट होता क्या ओके, है एज पर दोज डायरेक्शंस। ओके। ठीक है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट समझ आया? हाँ, आया। अभी ये जो अप्रोच है ये चेंज होने वाली है 1 साल बाद। अब मेरी। ये नहीं नहीं, ये सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक का जो कंसेप्ट है अब ये हाँ, चेंज हो रहा है। ओके। ये सिर्फ 1 साल तक ही चलेगा, ये सब जो आप पढ़ रहे हो। हाँ, यस यस। अब इसके बाद स्केल, लास्ट बैंड देख रहे अभी स्केल बेस्ड है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, देख। हैं। ओके, वो भी है क्या? हाँ, कि अभी 1 साल के बाद क्या हो अच्छा, जाएगा, ओके स्मॉल ओके। मीडियम अपर ऐसी कंपनियां हो जाएंगी, कोई सिस्टमेटिक नॉन हम्म। सिस्टमेटिक नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है, तो आपकी कंपनी भी ठीक है। कैटेगरी बदल जाएगी स्केल के बेस पे, छोटी कंपनी में आएगी। चलो, टायर 1 कैपिटल तो आप मुझे समझाओगी क्या होती है। मेरे को उतना नहीं आता लेकिन हाँ, ठीक तो है। अभी पढ़ने के बाद तो टायर आना वन चाहिए। कैपिटल। रुक, लेने हाँ। दे इसको वहाँ पे। ठीक है, एमआरएफ टायर बोलो। एमआर। मींस ओन फंड हाँ, टायर वन कैपिटल मीन्स ओन फंड एज इट इज। as reduced by investment in shares of other non-banking financial companies and in shares, debenture, bond, outstanding loan and advance including hire purchase, lease finance made to and deposit with subsidiaries and companies in the group in the same group exceeding in aggregate 10% of the own fund. बोलो अभी ओन फंड 10 कैसे होगा? अभी ऊपर हमने ओन फंड निकाला था। 10% का तो पता नहीं मेरे को। हाँ, ओन फंड कितना आया था हमारा? 2.5 लाख रुपए आया था। 2.5 लाख आया था। उसको अभी क्या क्या कम करना है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ माइनस। अदर एनबीएफसी कंपनी। आपने सपोज हम्म 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ अदर एनबीएफसी में। हम्म ठीक है, एंड शेयर डिवेंचर बॉन्ड आउटस्टैंडिंग लोन एडवांस हायर मेड टू एंड डिपॉजिट विद सब्सिडरीज पर कंपनी सब्सिडरी कंपनी में। एक्सीडिंग 10% ऑफ द 10% ऑफ ओन फंड कितना है? 25,000। आपने हाँ। 1 लाख रुपए डाला हुआ है इन सब चीजों में अपने ग्रुप कंपनियों में, हम्म माइनस 10% ऑफ ओन फंड 25,000, तो हम्म 75,000 रिड्यूस करना है। तो जब ये दोनों हम्म रिड्यूस करेंगे हम 2,50,000 में से हम्म 5,000 एंड 75,000, तो क्या निकलेगी? नेट ऑन फंड। नहीं, टायर 1 हाँ कैपिटल। सर। अच्छा, मतलब
इसको ये लोग नेट ऑन फंड भी बोलते हैं, इसके बेस पे तो मेरा 2 करोड़ आया है। ओन फंड तो अलग है बेटा, ये टायर वन कैपिटल है। नहीं, अच्छा ठीक ओन है। फंड हमने पढ़ा था ना ऊपर, हमने ओन फंड पढ़ा था, ओन फंड कैसे निकालते हैं। हाँ हाँ। ये ओन फंड था, यहाँ हमने बोला कि 2.5 लाख आ रहा है, 2 करोड़ होना चाहिए। हम्म। और फिर नीचे अब इसने बोला टायर वन कैपिटल, तो टायर वन कैपिटल में बोला कि अपने ओन फंड में से आप ये सब रिड्यूस कर दो। ओके, क्या रिड्यूस कर दो, आपने और एनबीएफसी में जो पैसा डाला हुआ है वो रिड्यूस कर दो, और अपने ग्रुप में जो डाला हुआ है वो भी सब्सिडरीज है माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो, जितना भी डाला हुआ है 10%। उसमें से 10% ऑफ ओन फंड माइनस कर दो। हाँ तो हाँ। हमने क्या किया, अगर 1 लाख डाला हुआ था तो 10% ऑफ ओन फंड था 25,000, वो माइनस किया तो 75,000 आया। हम्म। और ये 75,000 और 5,000 माइनस किया तो हमारी क्या कैपिटल निकली, टायर वन कैपिटल। टायर 1 की कैपिटल। क्यों, क्योंकि कहीं बोला है कि कंपनी शुड हैव दिस मच टायर वन कैपिटल, तो उसकी कैलकुलेशन इस बेस पे करेंगे। हाँ, हम्म। तो ये तो दोनों मैं चीजें, टायर 1। हाँ क्या क्या इसमें कवर है देखो, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स कवर है ग्रुप कंपनियों में। हम्म। फिर लोन्स एंड एडवांसेस कवर्ड है। यस। फिर डिपॉजिट्स कवर्ड है, किसमें, हम्म। सब्सिडरीज और ग्रुप कंपनी में। और कंपनी सेम ग्रुप याद है कि आपको कौन सी थी, हाँ, कंपनीज इन ग्रुप, सब्सिडरी, एसोसिएट, समझ जॉइंट गए ना। वेंचर। तो हाँ, अगर आपने उसमें कोई डाला हुआ है तो उसमें अपने नेट ऑन फंड से 10% से ज्यादा जो डाला है वो टायर वन कैपिटल की कैलकुलेशन में माइनस माइनस करना है। करना। तो अभी आप हम्म। अपनी टायर वन कैपिटल ऑन फंड कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अर्निंग वैल्यू कैलकुलेट हाँ कर सकते हो। हाँ। ये सब किया था ना हमने, याद है, लिवरेज रेशियो भी कर सकते हैं। याद है क्या, ये देख, हाँ, ब्रेक याद है। ब्रेकअप वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो असेट के बेस पे, हाँ कैरिंग कॉस्ट कर हाँ। सकते हो, कैरिंग कॉस्ट, अर्निंग यस। वैल्यू कर सकते हम्म। हो। हाँ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होती है हाँ। लैंडिंग, टर्म लोन, प्रोजेक्ट हम्म। लोन। याद है ना कि प्रोजेक्ट लोन का क्या एग्जांपल दिया था आपको। रोड मैप वगैरह नहीं वगैरह नहीं, समथिंग। प्रोजेक्ट लोन का क्या रोड वाला। नहीं, क्या आपको टर्म लोन लेना चाहिए हाँ, था कि प्रोजेक्ट लोन, अच्छा वैसा। कौन सा लेना चाहिए था, क्या एग्जांपल दिया था। मेरे को तो टर्म लोन लेना था। तो फिर तो आप पास नहीं होते तो वापस करना पड़ता ना। हाँ, तो आपको प्रोजेक्ट लोन लेना चाहिए ना कि जब तक मैं पास नहीं होंगी पैसा वापस नहीं करूंगी। मेरी कंपनी के हिसाब से बोला, मेरा हम्म, सीएस वाला नहीं। हाँ तो मैं सीएस के हिसाब से एग्जांपल दिया था ना आपको कि टर्म अच्छा, लोन और तो प्रोजेक्ट लोन में। सीएस वाला प्रोजेक्ट लोन है। हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी हम्म। हमने पढ़ी थी, कौन सी कंपनी? हाँ, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट, वो मेरा वाला एसेट कंपनी। फाइनेंस, लोन एडवांस, शेयर्स यस। खरीदना। एक्विजिशन ऑफ सब, हाँ। ठीक है, नेट बुक वैल्यू पढ़ी थी हम लोगों ने, अभी हायर आज परचेज और आज लीज आज ही परचेज पढ़ी वाला। हम, आज ही पढ़ी हमने, ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ। फिर हम लोगों ने ओन फंड पढ़ा, ओन फंड कैसे कैलकुलेट करते ओन हैं। फंड, हाँ। फिर ओन फंड का यूज आया आगे, पब्लिक फंड पढ़ा हमने। हाँ, फिर सबऑर्डिनेट डेट पढ़ा हमने। सबऑर्डिनेट, हाँ वो प्रेफरेंस वाला। ठीक, रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, ये नहीं हाँ रहना, वो नहीं रहना। ठीक है। फिर हमने सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पढ़ा। हाँ, 10%, एक्सीड 10%। और फिर हमने टायर वन कैपिटल पढ़ी। और हाँ, टायर वन कैपिटल में यूज क्या हुआ, ओन फंड, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट ऊपर करते पड़ा। हैं। हम्म। और फिर इसी में क्या यूज हुआ, डेफिनेशन में कंपनीज इन द सेम ग्रुप यूज हुई, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। हम्म। ओन फंड भी हम्म। हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशंस में। हम्म। हम्म? तो टायर वन कैपिटल हम्म। क्लियर है। क्लियर है। पूछूंगा कल दोबारा। हाँ हाँ, मैं रिवीजन करके आऊंगी। नहीं यहीं पे ही पूछूंगा, रिवीजन क्यों करना, समझ आ गया तो दोबारा क्यों पढ़ने का, ओपन बुक है, अच्छा, देख वैसे के ठीक समझा है। देना। हाँ, हाँ ठीक है। बस अब ये छोटी सी चीज समझो कि जब हम जॉब में है ना, कोई भी हमको हम्म। रट्टा मारने को नहीं बोल रहा है, हमको कंसेप्ट पता होना ओके। चाहिए। जब भी हमें किसी को एक्सप्लेन करना है तो हम प्रोविजन लेके ही जाते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा हो, हम्म। तो हमको हम्म। एटलीस्ट वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके। ठीक है, टायर टू कैपिटल क्या होती है, टायर टू कैपिटल। टायर टू कैपिटल, टायर बोल, टू कैपिटल इंक्लूड्स फॉलोइंग। नहीं तू बता, तू है भी एनबीएफसी में, कैलकुलेट करती होगी। सर, टायर 2 में अभी तक नहीं किया, मैं टायर 1 ही किया था। अच्छा,
यूज एंड नहीं दैट होती? टू वो मैंने नहीं किया था, वो एनबीएफसी का एक एक्सेल शीट आता है ना, हाँ, पता नहीं वो कौन सा .com है, उधर से मैं डाउनलोड किया था, अभी वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली खुद ही अभी कर दिया। नेक्स्ट टाइम पिच्ची.com खुद ही बनाइयो। हाँ हाँ, लोगों को सिखाइयो कैसे करते हैं। हाँ, चलो 10 पेज पढ़ टायर लिया। 2 सीखना है। अब बोलो क्या क्या होता है। टायर 2 इंक्लूड्स द फॉलोइंग। प्रेफरेंस शेयर अदर देन दोज व्हिच आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। अभी हमने जो डेफिनेशन ली थी उसमें से कितनी अमाउंट लेनी है, यहाँ से एग्जांपल में से ले ले याद अच्छा, से। ऊपर वाला। ये बैलेंस शीट कॉपी कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं, हम्म। कैलकुलेशन की फिगर ना हमेशा कैलकुलेट करके ही सीखना, कभी भी पढ़ के मत सीखना। ओके। कहीं पे हम्म। भी, चाहे कंपनी एक्ट पढ़ो चाहे कोई भी एक्ट पढ़ो, लेकिन जहाँ पे भी कैलकुलेशन बोली, नेटवर्थ बोला है, तो सामने बैलेंस शीट रख के देखो, फिर जल्दी समझ आता है। ओके। तो अभी पहले इसने बोला प्रेफरेंस शेयर अदर देन कंपल्सरी कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर, तो कितने प्रेफरेंस शेयर लेने हैं यहाँ हाँ, से? तो बैलेंस शीट का है 50,000, ठीक है, ये वाले लेने हैं। अदर्स वाला 50,000। हाँ। ओके, फिर क्या लेना है? रीवैल्यूएशन रिजर्व एट डिस्काउंटेड रेट ऑफ 55%। तो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में से रिवैल्यूएशन कितना लेना है हमको? 9 लाख का 9,55,000। का 55%। क्लियर है? हम्म। टायर 2 कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। टायर हाँ, 1 में तो आपने लिया था क्या, इक्विटी कैपिटल लिया था, इक्विटी कैपिटल। तूने सॉरी ओन फंड लिया था और उसमें से कुछ चीजें माइनस करी थी। हाँ। और टायर 2 कैपिटल के लिए अब ये डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हो। ओके, अभी एक क्वेश्चन पूछूं। हम्म, टायर 1 में अगर हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल वाला हुआ हम्म, तो हम शायद उसको भी इंक्लूड करना है ये टायर डेफिनेट 1 में। तो उसके लिए आपको ओन फंड की डेफिनेशन में जाना है, क्योंकि वो ओन फंड में है कि नहीं उससे कैलकुलेट होगा। ओन हाँ, फंड में है देखो, फिर तो। ये रहा ना, प्रेफरेंस शेयर विच आर प्रेफरेंस कन्वर्ट। शेयर विच आर कन्वर्टेबल। हाँ। क्योंकि टायर ठीक 1 है। की कैपिटल में उन्होंने सिंपल डेफिनेशन दी है, ओन फंड माइनस समथिंग समथिंग। हाँ। हम्म हम्म। तो क्या इंक्लूड होना है या नहीं होना है टायर 1 में, तो आपको ओन फंड को देखना है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। एक्स को कितने परसेंट पे डिस्काउंट किया इन लोगों ने? 55% पे। कहीं तो काम आया। हम्म। सी जनरल। हम्म जनरल प्रोविजन हम्म इंक्लूडिंग दैट फॉर स्टैंडर्ड एसेट हम्म and loss reserves to the extent these are not attributable to actual। ये क्या है सर? ये लाइन से पढ़, क्या इंक्लूड करना है? जनरल प्रोविजंस इंक्लूड करना है। हाँ, आप वो क्या होता है? आप प्रॉफिट में से कुछ प्रोविजंस निकाल के रखते ना, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, ये वो बैलेंस शीट में अच्छा अच्छा अच्छा, ओके अपन ओके, एओसी हाँ फॉर समझी। भरते हैं ना, तो उसमें प्रोविजंस का कॉलम होता है, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर हाँ हाँ। ग्रेजुइटी, प्रोविजन फॉर दिस। अच्छा, वो वाला, ओके ओके। तो जनरल अंडरस्टूड। प्रोविजंस हो गया वो। हम्म। और उसके बाद लॉस रिजर्व टू द एक्सटेंट नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एक्चुअल डिमिनिशन इन वैल्यू। और identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses टू to द the एक्सटेंट extent of 1 and 1/4% ऑफ risk weighted asset। 1 and 1/4 क्या हो गया? 1.25। यही हुआ ना? अच्छा, 1 and 1/4 क्या होता है? 1/1 पता नहीं। ऐसे लिखते हैं ना, 1/4। तो 1 तो 1 हो गया, अच्छा। और 1/4 कितना हम्म। होता है? 0.25। अच्छा वैसा, ओके, तो ये अंडरस्टूड। कैलकुलेशन करने के लिए आपको कौन सी फिगर्स लेनी पड़ेंगी? एक तो प्रोविजंस की फिगर ले ली आपने ऊपर से, अगर आपने डाली हुई है। हम्म। उसके अलावा अगर हम्म। आपने लॉस रिजर्व क्रिएट किए हुए जो किसी एक्चुअल हम्म। लॉस के लिए नहीं है, जनरल आपने मीट हम्म। करने के लिए लिए हुए, तो जितना भी आपकी हम्म। एसेट्स है रिस्क वेटेड एसेट, ये कैलकुलेशन आएगी आगे की, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क वेटेड एसेट्स। हाँ, ओके। उसका 1.25% लेना है टायर 2 कैपिटल के ठीक लिए। है। तो अगर आपकी रिस्क ठीक है। वेटेड कैपिटल 1000 की है, तो आपको 12.5 लेना है। 100 की है तो हम्म। 1.25 लेना है। हम्म? ठीक है। ये एक फिगर होगी। प्रोविजन सपोज 1000 रुपए हम्म। के हैं, वो ले लिए आपने। यहाँ पे आपने 9 लाख का 55% ले लिया। यहाँ पे हम्म। आपने 50,000 रुपीज ले लिया। हम्म। राइट? यस।
पहला प्रेफरेंस जो कन्वर्टेबल नहीं था, दूसरा रिवॉल्यूशन रिजर्व का 55%, 55%। फिर जो आपने जनरल प्रोविजंस किए हुए बैलेंस शीट में उसके लिए करंट लायबिलिटी हम्म एंड प्रोविजन वाले सेक्शन को देखने का, हम्म फिर उसके बाद लॉस रिजर्व आपने जो क्रिएट किए रिस्क वेटेड एसेट पे कितनी अमाउंट तक आपकी रिस्क वेटेड एसेट अगर 100 रुपए की है तो आपको उसका 1.25% दैट 1/4। इज इक्वल टू 1.25, राइट। ओके। फिर और क्या लेना है इसमें टायर कैप में, हाइब्रिड डेट कैपिटल। हाइब्रिड डेट कैपिटल क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड डेट कैपिटल, पढ़ा था हम लोगों ने, डिबेंचर वाला। डेफिनेशन में पढ़ा था ना, तो कन्वर्टिबल है, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टिबल कन्वर्टिबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, हाँ हाँ, ओके पढ़ा था ना ओके, इतना डेफिनेशन जल्दी में, ए बी सी डी ई काम एफ जी दिया एच, ये सर। रहा, ये देखो स्क्रीन पे देखो। हाँ, थर्ड, यस। High जब means capital instrument with purchase characteristic of equity as well as debt. Fully convertible, पार्टली कन्वर्टिबल, partly convertible. तो इनको लेना है टायर 2 की कैपिटल की कैलकुलेशन में हाँ लेना है। अगर आपके पास 1000 है तो आपने इसको भी ले लिया। सुबॉर्डिनेट डेट ठीक है, अभी पढ़ा था ये तो। क्या होता है, सुबॉर्डिनेट डेट वही रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, अनसिक्योर्ड रहना है, अगर आपने 100 रुपए के आरबीआई अथॉरिटी ऐसे करेगा। इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी ले लेना। टू द हाँ एक्सटेंट डज नॉट एक्सीड टायर 1 कैपिटल कितनी आई आपकी ऊपर कैलकुलेट करके 1 लाख रुपीस, हाँ, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, 100 रुपए तक ही ले सकते, तो 100 रुपए तो 1 लाख से कम है ना, तो ले लेना। ओके। तो टायर 1 अच्छा, ये इसी का पार्ट है। हाँ देखो टायर 1 टायर 2 का भी एक बार रिवाइज कर लो। टायर 1 में उसने क्या बोला, ओन फंड माइनस ग्रुप माइनस अदर इन्वेस्टमेंट। एनबीएफसी के शेयर माइनस करो और ग्रुप कंपनी में जो 10% से ज्यादा ओन फंड के वो माइनस करो। हाँ और ओन फंड की डेफिनेशन में क्या था, इक्विटी कन्वर्टिबल रिजर्व्स रिड्यूस बाय इंटेंजिबल और वो डेफर्ड वाला। हम्म हाँ, और टायर हाँ टायर 2 कैपिटल क्या होगी, जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो हो गए, हम्म रिवैल्यूएशन रिजर्व का 55% हो गया। ये क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये लिखा हुआ है कि एक एनबीएफसी मिनिमम टायर 1 कैपिटल इतनी रखेगी, मिनिमम टायर 2 कैपिटल इतनी रखेगी। ओके, तो आपको वो हमेशा कैलकुलेशन के लिए ये लगता है कि आपकी टायर 1 टायर 2 कितनी है कैपिटल, लाइक ठीक है। बैंक। तो मुझे कैसे, हाँ, हाँ बोलो। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टायर 1 में फॉल हो रही हूँ या टायर 2 वो तो में फॉल हो रही हूँ? रेगुलेशंस में आएगा ना, वो तो अच्छा। अभी तो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, आप तो सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग निकाल रहे हो। इसका अच्छा यूज कहाँ पर ठीक होगा है। वो तो नीचे लिखा होगा कि कंपनी को कितनी टायर 1 रखनी है, आपको एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। हम्म। लेकिन जब वहां पे लिखा होगा तब आपको उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि टायर 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, टायर 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब आपको कैलकुलेटर में हाँ। लिखा है ना। अभी ठीक नेक्स्ट है। टाइम जब आप कुछ भी कैलकुलेट करोगी तो आपको खुद हम्म। मैनुअली करना चाहिए ना, फिर कैलकुलेटर से वेरीफाई करना चाहिए कि मैंने सही निकाला ठीक कि है। नहीं। तो, हम्म तो टायर 2 में क्या हो गया, 5 चीजें 6 चीजें, एक प्रेफरेंस नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हो गए, हम्म रिवैल्यूएशन रिजर्व डिस्काउंटेड हो गए, जनरल प्रोविजन हो गए, 55%। लॉस रिजर्व हम्म। हो गए 1.25% तक, हाइब्रिड डेट हाँ, इंस्ट्रूमेंट हो हाइब्रिड गए डेट हो गया, और सबऑर्डिनेट डेट हो गया। सबऑर्डिनेट डेट। कितनी चीजें होगी, 5, 5। राइट। हम्म। टायर 1 टायर 2 समझे। ओन फंड, ये सब कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, क्लियर है। नहीं क्लियर होगा तो डायरेक्शन आपके सामने है, दोबारा पढ़ने का जब भी कोई हाँ, पूछेगा। मैं वो हाइब्रिड वाला भूल गई। हाइब्रिड, भूल गई, हाँ। हाइब्रिड डेट मीन्स, जो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो को मिला के हाँ कुछ। तो दो क्या हो गया, डेट एंड इक्विटी मिल गए तो क्या बन गया, हाइब्रिड डेट। हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड, हाँ, हाइब्रिड डेट। हाँ, नहीं तो उड़ जाएगा वो, बड़ बोलोगे तो। इक्विटी एज वेल एज डेट, ओके। हिंदी में मतलब ये फुल्ली कन्वर्टेबल है क्या? अभी देखो डेट जो है, हाँ, हाँ फुल्ली कन्वर्टिबल हाँ जो डिबेंचर है उसमें लोन भी है, हाँ इंटरेस्ट भी आपको देना है, हाँ लेकिन अगर वो कन्वर्ट हाँ। हुआ तो आपको उसके ऊपर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर तो हम कुछ ईयर बाद कन्वर्ट कर देते हैं है इक्विटी ना, में।
लेकिन उसमें डेट का इंस्ट्रूमेंट है क्या, कोई लोन है क्या? वो नहीं ना। नहीं, लोन नहीं है। लेकिन वही कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या हुआ है? हाँ, वो तो लोन है ना। तो वो डेट हो गया, लोन का मतलब डेट। हम्म। और उसमें इक्विटी की भी फीचर है। अच्छा, तो मतलब मेरे को ये डिबेंचर के कंसेप्ट ऐसा में, याद रखना है। हाँ, हाइब्रिड डेट, हम्म। डेट से ठीक है, डिबेंचर। ठीक है। अनलेस अंडरस्टूड। कोई और मीनिंग आए इसका। ठीक है, हम सामने जो लिखा है अच्छा, उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कहीं कोई और आएगा तो अपन रेक्टिफाई भी करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, हम कोई सलमान खान नहीं है। ठीक है। मैं तो शाहरुख खान हूँ। अच्छा, तो ऐसे बोल फिर, सर मेरा इंक्रीमेंट करोगे कि नहीं? हाँ, हाँ, ऐसे करेगी? हाँ, मैं वैसा भी करूंगी, कोई बात नहीं। कौन से फ्लोर पे है ऑफिस तुम्हारा? हमारा 5th। हाँ, कभी उसको खिड़की पे मत बिठाइयो। नहीं नहीं, बाजीगर नहीं बनना है। हैं? बोले आई फॉलो शाहरुख खान ने ऐसे ही किया था, तो अभी मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बना के तुम्हारा पूरा साम्राज्य मैं ले लूंगी। नहीं। हाँ चलो, अभी हम डेफिनेशंस के एंड पे आ रहे हैं, तो आज का टॉपिक अपना खत्म हो रहा है। हम्म। बोलो फोर्थ बोलो। Words or expressions used in these directions but not defined herein and defined in the RBI Act shall have the same meaning as assigned to them in the RBI Act. हम्म, Any other words or expressions not defined in the RBI Act shall have the same meaning as assigned to them in the Factoring Regulation Act 2011. नेपाल गई Okay. थी क्या? नहीं सर। हाँ, क्यों क्यों बोला मैंने अरे सर? सर, नहीं पता नहीं। हाँ, शाबजी असाइंड, शाबजी असाइंड। असाइंड शाबजी। हाँ हम्म। हाँ, बोल ठीक है, तो ये क्या तो क्या गोल बोल रहे हैं गोल हो पहले, रहा है। एक्सप्लेन कर। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी मीनिंग यहाँ नहीं डिफाइन है, आरबीआई एक्ट में डिफाइंड है, तो आरबी वो एक्ट में मीनिंग, है। अगर आरबीआई एक्ट में भी नहीं लिखा है तो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट में, देख लो। और इस डायरेक्शन में नहीं है, आरबीआई एक्ट में भी नहीं है, किसी डायरेक्शन में भी नहीं है, तो कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वो मीनिंग चलेगा। देख लो। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ठीक है, चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब एक लाइन से मेरे को सारी डेफिनेशन सिर्फ ऊपर से रिव्यू करा दो 5 मिनट में, कि हाँ मुझे हाँ, पता है। मतलब अच्छा, बस पता है बोलना है। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब जो नहीं एक्ट पता है मीन्स वहां तो पे ठीक रुकना, है। कि ये मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है। बाकी जो हाँ, पता है वो फटाफट स्पीड से जाओ। एक्ट क्या होता है, बैंक क्या ठीक होता है। एक्ट ओके, बैंक ओके, ब्रेकअप वैल्यू भी ओके मेरे को, है। इक्विटी कैपिटल रिड्यूसमेंट इंटेंजिबल वगैरह वगैरह। कैरिंग कॉस्ट भी ओके है मेरे को। लोन, यहाँ पे एसेट का मतलब है लोन, हम्म, ऐसा सोचना है। कंपनी भी ओके, कंपनीज इन ग्रुप भी ओके। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन तो तब पढ़ना पड़ेगा, हम्म, फेयर प्रैक्टिस कोड वाला। हम्म। कंट्रोल तो ओके, सेबी के अकॉर्डिंग है। करंट इन्वेस्टमेंट फिर पड़ी। ठीक है। हाँ, कस्टमर इंटरफेस तो हाँ मुझे पता है, जो आवाज कम, बिजनेस कर रहे हैं। आवाज कम। हेलो। हम्म, हेलो। हाँ, कस्टमर आवाज इंटरफेस। कम मतलब? अभी तूने दूर किया माइक लगता अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कस्टमर इंटरफेस मतलब बिजनेस करते टाइम पे कस्टमर से 1-to-1 होता है ना, है। वो वाला। अर्न, अर्निंग वैल्यू पता है, प्रॉफिट का टाइम पे ऐसा सोचना है, पैट प्रीसीडिंग 3 years वाला। हाँ, मतलब इससे क्या निकालते हैं, शेयर की वैल्यू निकालते हैं बेस्ड ऑन अर्निंग। शेयर की वैल्यू निकालते हैं, यस। फेयर वैल्यू मीन्स तो वो था, मीन, सिग्मा वाला मीन। तो इसका एवरेज। अर्निंग वैल्यू एंड ब्रेकअप वैल्यू। हाँ, एवरेज, एवरेज ऑफ अर्निंग वैल्यू एंड ब्रेकअप वैल्यू। हाइब्रिड डेट। हाई। हाँ, जिसमें इक्विटी और लोन दोनों के वो हो, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर। इंफ्रा फाइनेंस को। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो इंफ्रा के टाइम पे सब कुछ देता है और उसका कुछ क्राइटेरिया है, 75% ही देना, 3 पढ़ के करोड़ दोबारा पढ़ के बता क्या कर रहा है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मींस थोड़ा वो जोर से बोलो, आवाज जा क्राइटेरिया रही है। फुलफिल करना है। हेलो। हाँ फिर से गई। हाँ, अभी बोलो। इंफ्रा फाइनेंस कंपनी मीन्स। हाँ, मिनिमम 75% डिप्लॉय होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में। हम्म, रोड डैम भी है ना, उनको ही हम्म, देना।
नेट ऑन फंड उनका 300 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग हमेशा ए होना है, नहीं तो इक्विवेलेंट टू क्रिसल, ये फिटेक, केयर, आई इकरा क्या बोलते हैं ए बाकी। वो और बोले कि क्रेडिट सीआरआरए रेटिंग में जो है 15%। ए रेटिंग होनी चाहिए। हम्म। अब जो कौन देगा, क्रिसिल, फिच, केयर, इकरा या कोई और एजेंसी जो इसको करती है, रेटिंग एजेंसी। हाँ हर एक का हाँ। सिंबल अलग होता है, लेकिन इक्विवेलेंट होना चाहिए, एक इक्विवेलेंट होना चाहिए। अच्छा हाँ वही। फिर सीआर ए आर ऑफ 15% हम्म, विद इन मिनिमम टायर 1 कैपिटल ऑफ 10%। हम्म, ठीक है, जब आएगा अब इसका देखेंगे इसको मतलब क्या है, क्या है? सी आर ए आर क्या है वो देखेंगे। अच्छा इंफ्रा ठीक है। लैंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग, यहाँ से दिखाओ, रुको, ये भी क्रेडिट फैसिलिटी रुक जा, ही रुक जा, करती है। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ। इंफ्रा लैंडिंग, बोलो, हम्म। ये है इंफ्रा लैंडिंग, पढ़ो क्या है। Infra lending means credit facility extended by NBFC to borrower by way of term loan, project loan, subscription of bond, debenture, equity, preference share, equity share in a project company acquired as a part of project finance package, such as subscription amount to be future में रहना है, or any other form of long term funded facility हम्म, for exposure in the infrastructure sub सेक्टर नोटिफाइड बाय द, हम नोटिफाई नहीं करना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और वगैरह वगैरह करना ठीक है। है। अभी आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल समझाया है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सेक्शन रहे उसको कॉपी करो वर्ड में हाँ और ऐसे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अगर नहीं हाँ समझ आ रहा हो तो। हाँ। हम्म, हम्म। और फिर हर एक चीज के आगे एग्जांपल डाल दो। हाँ। चलो आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एक तो ये पहली बात तो कंपनी होनी चाहिए और उनका बिजनेस असेट फाइनेंस में, और एक और था, लोन कांग्रेस करिए, एडवांसेस लोन एंड एडवांस और और, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ, और अदर कैटेगरी में नहीं फॉलो होनी चाहिए। हाँ अदर कैटेगरी में फॉल नहीं होना है। लीवरेज रेशो, मीन्स अपना लाइबिलिटी एंड फंड, आई मीन डेट और वो वाला, डेट और अपना आगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर से जो फायदा है, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन एनबीएफ बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर, इसको फैक्टरिंग रेगुलेशन में किया है डिफाइन किया हुआ डिफाइन। है, आरबीआई एक्ट में डिफाइंड है, और जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ हाँ। नॉन फिर बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। दो कंडीशन थी, ए और बी। हाँ पहले तो वो सेक्शन 25 वाला नहीं है ये, हम्म, और एक तो इनका मिनिमम नेट ऑन फंड 5 करोड़ होना है, और नॉर्दर्न ईस्टर्न वाला है तो 2 करोड़। उल्टा, और हाँ ठीक है। 85 पर हाँ 85% नेट असेट विच इज आर क्वालिफाइंग असेट। और क्वालिफाइंग हमने बोला था छोटे लोन, हाँ छोटे छोटे वाले लोगों के लोन, छोटे उसका छोटे, कुछ कुछ है, नॉट कौन सा एक्सीडिंग ऐसा वन सॉन्ग है ना करोड़ कोई, छोटे 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 शॉर्ट छोटे वोड शहरों का। से। नहीं बोर्ड का कहाँ से आया? हाँ, है छोटे छोटे गाना ही शॉर्ट। चेंज हो गया। हम्म, चलो। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी क्लियर है। हाँ ये तो बैंक में शेयर होल्ड करना है, उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी में करना है। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू भी वो म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करता है। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू तो हायर परचेज लीज असेट वाला है। ओन फंड, ओन फंड तो मेरे को पता है, इक्विटी कैपिटल वगैरह वगैरह। पब्लिक पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट, हाँ ये डिपॉजिट वाले डायरेक्शन में है। हम्म, पब्लिक फंड बड़ा वाला डेफिनेशन है, विच इंक्लूड पब्लिक डिपॉजिट। सबऑर्डिनेट डेट, सबऑर्डिनेट डेट भी आई नो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो 10% वाला, एक्सीडिंग 10%। सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट असेट 500, बट ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर से हट जाएगा। हाँ स्केल बेस आ रहा है। हाँ टायर वन कैपिटल, टायर 1 कैपिटल तो नोट नोट कह रही हूँ, ओन फंड माइनस इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में, एनबीएफसी में, देन उसका 10%। उल्टा पुल्टा बोल रहे। अरे एक सेकंड, टायर 1 ओन फंड माइनस
इन्वेस्टमेंट शेयर इन एनबीएफसी, देन जो हम सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसका 10%। नहीं, जो सब्सिडी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 10% ऑफ ओन फंड माइनस करके। हाँ वही वही तो सब्सिडरी वाला पार्ट देखना है। अगर सब्सिडरी में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और आपकी ओन फंड 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का 10% 25,000 हुआ। का 10%। तो 1 लाख माइनस 25,000 75,000 माइनस करना। हाँ टायर 2। टायर 2 में वो 5 चीजें, प्रेफरेंस शेयर, अदर देन कंपलसरी कन्वर्टेबल, रीवैल्यूएशन रिजर्व का 55%, जनरल प्रोविजन दिया रहता है, लॉस है तो 1.1/4%। 1.25। हाँ हाइब्रिड डेट कैपिटल hybrid और debt, subordinate debt, and to the extent aggregate does not exceed tier 1 तो capital। टायर 2 कैपिटल टायर 1 कैपिटल से ज्यादा नहीं हो नहीं सकता। होना चाहिए, वही और टायर 2 हमेशा कम रहेगा। यस, यस टायर 1 हमेशा दैट ज्यादा मीन्स रहेगा। देवर पति की जगह नहीं ले सकता। ओह ठीक है ना? हाँ बोले आई रिस्पेक्ट यू, पर आप मेरे पति की जगह नहीं ले सकते, आप उनसे नीचे रहोगे क्योंकि आप उनसे छोटे हो। हाँ ठीक है, चलो। ऐसे एग्जांपल ज्यादा याद रहते हैं। अभी जब बॉस ठीक पूछेगा तो है उसको डन। ऐसे एग्जांपल मत देना। नहीं 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 तो उसको भी याद रह जाएगा। नहीं नहीं ठीक है। अब ये अदर डेफिनेशंस ओके। क्लियर है कहाँ कहाँ लिखी हुई है? तो हाँ अगर डायरेक्शन में नहीं लिखी तो आरबीआई एक्ट देखो, आरबीआई एक्ट में नहीं लिखा तो फैक्टरिंग देख लो, फैक्टरिंग में नहीं है तो कंपनीज एक्ट में देखो। कंपनी एक्ट में देख लो, बट कहीं ना कहीं तो होगा, वहां ठीक। देख लो। ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग श्योर। स्टॉप करूँ मैं आज के लिए? हाँ